हाउ टू डाक बम। डाक बम का मतलब क्या है? डाक बम किसको कहते हैं? सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बिना रुके बिना थके हर चुनौती को सामना करते हुए नंगे पैर 105 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करते हैं, उसे ही कहते हैं डाक बम। जहां बोल बम 105 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करने के लिए 3 से 4 दिन समय लगाते हैं या बीच में बैठकर आराम करते हैं, भोजन करते हुए यात्रा करते हैं। वहीं एक डाक बम अपनी यात्रा को बिना किसी रेस्ट के सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरी करते हैं। डाक बम कहने के लिए सिर्फ 2 शब्द है, लेकिन ये यात्रा सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक है। इसमें बहुत सारे नियम है और इन नियमों का पालन करने के बाद ही आपकी यात्रा सफल कहलाती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या नियम है और इन नियमों को कैसे पालन करना है। और हाँ भाई, ये वीडियो बाबा बैजनाथ धाम डाक बम यात्रा के बारे में है, किसी और जगह का डाक बम के बारे में नहीं। किसी और जगह का नियम कुछ अलग हो सकता है, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पहला नियम, सुल्तानगंज गंगा घाट में जल भरने के बाद आपको डाक बम का विशेष संकल्प कराना होता है। संकल्प होने के बाद भी आप पेशाब या बाथरूम जा सकते हैं, लेकिन पेशाब यानी लघु संज्ञा करने के बाद आपको फिर से गंगा स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर ही आप कांवर उठा सकते हैं। और एक बार अगर आपने कांवर उठा लिए और अपनी यात्रा शुरू कर लिए तो बाबा बैजनाथ धाम तक पहुंचने से पहले ना ही पेशाब कर सकते हैं, ना ही लैट्रिन जा सकते हैं, सब कुछ एकदम बंद। ये इस यात्रा का सबसे कठिन नियम है। दूसरा नियम, पीने का पानी और खाने का हिसाब। यात्रा में आप तला हुआ भुजा हुआ चीज या भोजन बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। डाक बम यात्रा में सिर्फ फलहारी में ही चलना होता है, यानी आप फल और मिठाई खा सकते हैं, लेकिन मिठाई सिर्फ प्योर छना की होनी चाहिए, लड्डू या भुजा हुआ मिठाई नहीं खा सकते हैं। और एक बात, आप नमक या नमक से बनी हुई चीज बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। पीने का पानी में भी कंट्रोल करना पड़ता है, ज़्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब हो सकता है जो नियम तोड़ने का कारण बनेगा, और कम पानी पिएंगे तो शरीर डिहाइड्रेशन हो जाएगा जिससे यात्रा अधूरी रह सकती है। इसीलिए शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिएगा, बाद में जब रात को आप दौड़िएगा शरीर से पसीना निकलेगा तब जाकर आप थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिएगा, लेकिन वो भी लिमिट में। तीसरा नियम, एक बार आपका यात्रा शुरू हो गई तो जब तक आप बाबा धाम नहीं पहुंच जाते तब तक आपका पैर बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप चलते चलते कहीं बैठ गए, खड़े होकर पैर रोक लिए या किसी गाड़ी में जाके बैठ गए तो आपकी डाक बम यात्रा वही असफल मानी जाएगी। अगर आपको कहीं पे सेवा लेने के लिए या किसी और वजह से खड़ा होना भी पड़े तो आप एक जगह खड़े होकर भी लगातार पैर चलाते रहिए। चौथा नियम, ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। आप डाक बम हो या बोल बम, ध्यान रहे आपका जल कभी भी जमीन को टच नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यात्रा के समय कभी भी भैरव बम यानी कुत्ता आपको या आपके जल को ना छुए। अगर भैरव बम से आपका जल छू गया तो वो गंगा जल बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। इसीलिए जल का बहुत ध्यान रखिए, जहाँ तहाँ मत रखिए, क्योंकि उसी पवित्र जल को बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए आप एक कठिन यात्रा कर रहे हैं। पांचवा नियम, बोल बम यात्रा की तरह डाक बम यात्रा में भी कांवर हमेशा सामने की ओर ही चलेगा। कांवर आगे जाने की वजह से आप कभी भी पीछे नहीं आ सकते हैं। एक बार सामने कदम बढ़ा दिए तो हर समय सामने ही बढ़ते जाना है। पीछे आने से यात्रा को खंडित माना जाएगा। कोई भी परेशानी हो या आपका कुछ भी पीछे छूट गया हो तब भी आप पीछे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है डाक बम यात्रा का असल नियम। ये सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं है, ये बाबा भोलेनाथ के प्रति एक अटूट संकल्प और भक्ति की परीक्षा है। जो भी भाई बंधु डाक बम यात्रा पे जाने वाले हैं उन तक ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये असल जानकारी मिल सके। आप सब पे महादेव की कृपा सदा बनी रहे, आपकी यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ।